विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस्लामी धरोहरों के खिलाफ बिन सलमान की मुहिम की खबरों के साथ। अब नजर नहीं आएगा कोहे ओहद, बिन सलमान बना रहे हैं मेडिकल सेंटर। इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाने वाला कोहे ओहद अब अतीत की बात बनकर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ जल्द ही एक मेडिकल सेंटर बनाने के लिए विकास कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के ढांचे को बदलने के लिए लगातार इस्लामी सिद्धांतों और पवित्र स्थलों का अपमान कर रहे हैं। मक्का और मदीना में जुआ केंद्र और शराब के अड्डों की बात हो या म्यूज़िक कंसर्ट या फिर अरब मुस्लिम कबीलों की इस्लामी रीति और रिवाजों की धज्जियाँ उड़ाना, ऐसा लगता है कि बिन सलमान इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ खुलकर ऐलाने जंग कर चुके हैं। इसी क्रम में विकास और मेडिकल सेंटर के नाम पर उनके निशाने पर कोहे ओहद है। सऊदी सोशल मीडिया यूजर्स ने इस संबंध में खबर देते हुए कहा कि बिन सलमान कोहे ओहद पर मेडिकल सेंटर बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट तुर्की शाहलूब ने इस मामले की खबर देते हुए कहा कि क्या मुसलमान इस बात को कबूल करेंगे कि कोहे ओहद को मेडिकल सेंटर के रूप में बदल दिया जाए। बिन सलमान ने अपने इस्लाम विरोधी प्रोजेक्ट्स के हक में कैंपेन चलाने के लिए बेईमान, अनैतिक और काफिरों का आईटी सेल बनाया हुआ है। गौरतलब है कि कोहे ओहद मदीने से 3 मील के फासले पर है। ये इस्लाम के शुरुआती वर्षों की अहम घटना और 3 हिजरी में हुई जंगे ओहद के लिए याद किया जाता है। अगली खबर में बात होगी यमन युद्ध के बदलते समीकरणों की। यमन की चेतावनी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अहम ठिकानों को बनाएंगे निशाना। सऊदी अरब के नेतृत्व में लगातार 7 साल से अधिक समय से बर्बर हमलों का सामना कर रहे यमन ने कहा है कि अब यमनी बल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दूर दराज के इलाकों तक अहम ठिकानों को जवाबी हमलों का निशाना बनाएंगे। यमन के लोकप्रिय जन आंदोलन अंसारुल्लाह की राजनीतिक शाखा के अहम सदस्य मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि इस बार संघर्ष का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ होगा। यमन ने अपनी वायु क्षमता और मिसाइल पावर में उल्लेखनीय प्रगति की है। संघर्ष विराम के लिए आले सऊद गठबंधन की ओर से की गई पेशकश के बारे में बात करते हुए मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि सऊदी गठबंधन ने जो पेशकश की है वो यमन की मांगों के अनुरूप नहीं है। जब तक यमन की धन संपदा की लूटमार बंद नहीं होती, यमनी लोगों को उनका हक नहीं दिया जाता, हम कोई सीज़ फायर कबूल नहीं करेंगे। मोहम्मद अल बुखैती ने कहा कि आले सऊद अब भी संघर्ष विराम को लेकर गंभीर नहीं है, वो साजिशें कर रहे हैं। सऊदी गठबंधन ने जो पेशकश की है वो यमनी कबीलों के बीच भेदभाव और इख्तलाफ डालने के लिए है, जिसे हमने सिरे से नकार दिया। यमन के इस वरिष्ठ राजनेता ने कहा कि जब तक यमन की मांगों को कबूल नहीं किया जाएगा, हम अपने देश की अमानवीय नाकाबंदी के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि आज यमनी बल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम हैं। वहीं यमन के रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल आतिफी ने कहा कि सऊदी अरब सीज़ फायर का दिखावा कर रहा है। वो इस बहाने कुछ वक्त चाहते हैं ताकि अपनी तैयारियां बढ़ा सकें और सऊदी अमीराती गठबंधन के अधीन इलाकों में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकें। अल आतिफी ने कहा कि हम सऊदी गठबंधन का सामना करने और यूएई समेत सऊदी अरब का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम इन दोनों देशों में किसी भी स्थान पर अहम संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। अगली खबर में बात होगी दमिश्क से रिश्तों को लेकर उतावलापन दिखा रहे तुर्की की। अर्दोगान को दमिश्क ने दिया झटका, चुनावी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनेगा सीरिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान समेत तुर्की के कई बड़े मंत्री समय समय पर सीरिया से अच्छे रिश्तों की दुहाई देते हुए राष्ट्रपति बशार असद से मिलने की इच्छा जता चुके हैं और इस काम के लिए तुर्की रूस के माध्यम से भी दमिश्क को मनाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अर्दोगान अभी तक अपने इस मिशन में नाकाम ही रहे हैं। तुर्की और सीरिया के मामलों पर बारीक नज़र रखने वाले जानकारों का स्पष्ट कहना है कि तुर्की की ओर से सीरिया से रिश्ते सुधारने के लिए जो उतावलापन दिखाया जा रहा है वह अर्दोगान की चुनाव नीति के अलावा और कुछ नहीं है। अर्दोगान सीरिया को लेकर सच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ अपने चुनावी फ़ायदे के लिए सीरिया से अच्छे रिश्ते बनाने का ढोंग कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि सीरिया की बर्बादी, उसके इलाकों पर बेगानों के कब्ज़े और इस देश की तेल संपदा की लूट में तुर्की का सबसे बुरा किरदार है।
पिछले 11 साल से सीरिया में आग लगाने और ठंडी पड़ती इस आग में घी डालने का काम करने वाले अर्दोगान अचानक सीरिया से अच्छे रिश्तों की दुहाई देने लगे तो ये अजीब बात है। तुर्की मामलों के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्दोगान दमिश्क से अब भी सिर्फ आतंकी गुटों की हद तक सहयोग करने की बात कर रहे हैं, जबकि आतंकवाद को लेकर दोनों देशों का नज़रिया एकदम अलग है। दमिश्क, हलब, होम्स, इदलिब से लेकर हस्का तक तुर्की, अमेरिका, सऊदी अरब और साम्राज्यवादी धड़े का समर्थन प्राप्त आतंकी दलों को आतंकी मानता है, जबकि अर्दोगान की नज़र सिर्फ तुर्क विरोधी कुर्द बलों पर है। तुर्की अब भी सीरिया को लेकर ईमानदार नहीं है, वो दमिश्क को सिर्फ कुर्द बलों के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जानकारों के अनुसार अर्दोगान तुर्की के आम चुनाव में बढ़त बनाने और अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये सारा खेल रचा रहे हैं और दमिश्क को ये मंजूर नहीं। अगली खबर सऊदी अरब में जारी करप्शन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर है। सऊदी अरब में फिर गिरफ्तारियों का दौर, 170 लोगों को बंदी बनाया गया। सऊदी अरब की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें देश के तख्त पर काबिज होने के लिए मददगार नज़र आ रहा है। फिर वो अरब कबीलों को कमज़ोर करना हो या पश्चिमी जगत को खुश रखने के लिए इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ जंग छेड़ना। सऊदी राज परिवार में शक्तिशाली समझे जाने वाले एक राजकुमार को ठिकाने लगाने के बाद वो देश के कारोबारियों को भी समय समय पर तोड़ते रहे हैं। इस बार फिर करप्शन विरोधी मुहिम के नाम पर सऊदी अरब में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। सऊदी अरब के एंटी करप्शन ब्यूरो ने देश के 437 संदिग्धों के खिलाफ जारी छानबीन के बाद 170 लोगों को बंदी बनाया है, जिनमें आम कारोबारियों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ रिश्वतखोरी, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक प्रक्रिया कानून के अनुसार 170 नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ को घूसखोरी, पद के दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोपों के कारण बंदी बनाया गया। बाद में कुछ लोगों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। बताते चलें कि पिछले महीने भी सऊदी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मुहिम चलाते हुए 60 लोगों को बंदी बनाया था, जिसमें बड़ी तादाद सऊदी अरब के कई संवेदनशील मंत्रालयों में काम करने वाले लोगों की थी। गौरतलब है कि हाल ही में सऊदी अरब की एक अदालत ने सऊदी अधिकारियों और राजशाही की नीतियों पर टिप्पणी करने के अपराध में लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट के पूर्व सहायक मंत्री सालिम अद-दीनी को 15 साल की सज़ा सुनाई है। बता दें कि सालिम अद-दीनी पहले ही 5 साल से जेल में बंद हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू करते हुए 34,825 मामलों की निगरानी की और 7,648 केस की जांच की जा चुकी है। इस जांच के दौरान 2,460 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सऊदी तानाशाह ने अपने बेटे युवराज मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में एंटी करप्शन ब्यूरो का गठन करते हुए सऊदी राज परिवार के कई शक्तिशाली राजकुमारों को बंदी बनाया और भारी भरकम वसूली के बाद उन्हें आज़ाद किया। इन हरकतों के कारण आलोचनाओं का सामना कर रहे बिन सलमान का दावा है कि वो करप्शन से लड़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में लगे हुए हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।